Hello everyone, welcome to Only IS. Today we will discuss the most important chapters of economy, that is unemployment. Unemployment in India आज हम ये पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स 2022 के लिए ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक पोर्शन, और इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो जो भी रूलिंग पार्टीज भारत में होती है उसके ऊपर स्पेसिफिकली इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एक प्रेशर होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करें। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर भारत में बनती है, इवन इन स्टेट्स, उनके लिए सबसे पहला जो प्राइमा फेसी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टारगेट होता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार को टारगेट भी काफ़ी किया जाता है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर हम बात करें, तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक उस लेवल पर सॉल्व नहीं हुआ है जिस लेवल पर बाकी चीज़ों को भारत ने ठीक किया। जैसे फूड सिक्योरिटी, भारत फूड सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छे लेवल पे भारत ने काम किया। इम्पोर्ट्स भारत ने कम करके एक्सपोर्ट्स भारत की फूड सिक्योरिटी में होने लगे। कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड सिक्योरिटी के उस कंटेक्स्ट में। डिफेंस कंट्री का काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। कंट्री के इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत इंप्रूव हुई है। तो अलग अलग जगहों पे देश में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत अभी भी काफ़ी लैग कर रहा है। और उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर है, या हम कहें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, वो कंपैरेटिवली काफ़ी वीक है। और और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उन सबको हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हैविंग सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपसे पूछा जाए, कोई डेफिनेशन पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई व्यक्ति जो काम करने को इच्छुक है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है और वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने को तैयार है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं डेफिनेशन को वापस क्लैरिफाई कर देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डज नॉट गेट द जॉब। इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करना बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, होता क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से हम समझते क्या हैं। तो जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है राज। ठीक है, ये राज जो है, ये ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट है, और ये कहीं पर नौकरी करने को इच्छुक है, ये नौकरी करना चाहता है। और जिस क्षेत्र में ये नौकरी करना चाहता है उसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। एंड ही इज एग्री टू वर्क ऑन 10,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राज को ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो व्यक्ति चाहता है काम करना, और वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो वो विलिंग टू वर्क हो, वो चाहता हो काम करना, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे मतलब जो वेज रेट है उस पे ये काम करना चाहता है। जैसे अगर कोई 10,000 रुपये, 15,000 रुपये एग्जिस्टिंग वेज रेट जो उस पे ये काम करना चाहता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, MOSPI के अंडर, उसने उसने कैटेगराइज कर रखा है कि वह हु इज एम्प्लॉयड, हु इज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड उसके बेसिस पे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डिफाइन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस। मतलब एम्प्लॉय कौन होंगे और अनएम्प्लॉय कौन होंगे, तो ये स्पेसिफाई कर रखा है। तो वर्किंग व्यक्ति कौन होगा, जो भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग। तो जो व्यक्ति वर्किंग है, जो काम कर रहा है, ठीक है, जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसे हम एम्प्लॉयड कहेंगे। वी कॉल दैट पर्सन एज एम्प्लॉयड पर्सन। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी ढूंढ रहा है और वो काम करने को इच्छुक भी है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना भी चाहता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड, उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड।
और कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो काम करना चाहता है ना ही काम करने के इच्छुक है, नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, उसे हम कहेंगे, उसे ना तो हम एम्प्लॉयड कहेंगे ना ही अनएम्प्लॉयड कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, दूसरा ना ही उसकी इच्छा है काम करने की। तो दैट वी कॉल्ड दैट पर्सन नीदर एज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलती है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अगर हमें निकालना हो कि हाउ टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कितने हैं देश में डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स कितनी है इनटू 100, तो उससे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो व्यक्ति ज्यादातर बेरोजगार रहे। इसका मतलब वो सारे व्यक्ति जो साल भर में मेजॉरिटी पार्ट में अनएम्प्लॉयड रहते हो। मतलब आउट ऑफ 365 डेज, हम अगर ये बात कहें कि आउट ऑफ 365 मोर देन 300 डेज, मोर देन 300 डेज वो अनएम्प्लॉयड रहते हो, इसे हम कहेंगे यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 300 से ज्यादा दिन अनएम्प्लॉयड रहते हो, वी कॉल्ड एज यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड। वहीं अगर मैं बात करूं वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड, तो वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ? वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड का मतलब हुआ जो व्यक्ति पूरे हफ्ते में पूरे हफ्ते में अगर 1 घंटे भी उसको नौकरी मिल रही है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पूरा एक हफ्ता मतलब मंडे टू संडे, ये एक हफ्ता हो गया। अब इस मंडे टू संडे में 7 डेज में अगर उस व्यक्ति को 1 घंटा भी 1 आवर भी उसको कोई नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है, तो ही इज कॉल्ड एज वीकली स्टेटस एम्प्लॉयड। लेकिन अगर उसको 1 घंटे भी 7 दिन में जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे, उसे हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। नेक्स्ट इज करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जब एम्प्लॉयमेंट का सर्वे हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में यह पता चलता है कि वो व्यक्ति पिछले एक हफ्ते से उसको 1 घंटे की भी नौकरी नहीं मिली है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मोर देन 300 या मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड रहे, दैट इज यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड। वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो व्यक्ति हफ्ते में 1 घंटा, उसको अगर हफ्ते में 1 घंटे भी नौकरी मिल रही है तो वो एम्प्लॉयड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर उसको हफ्ते में 1 घंटे भी नौकरी नहीं मिलती है, ही इज कंसिडर्ड एज वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड। देन नेक्स्ट इज करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जिस दिन इकोनॉमिक जिस दिन उस पर्टिकुलर एरिया में एम्प्लॉयमेंट का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे से 7 दिन पहले, ठीक है, प्रीसीडिंग 7 डेज में उसको 1 घंटे की भी नौकरी नहीं मिलती है, तो वी कॉल्ड दैट करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयड। तो दीज आर द मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम आपसे बात करें कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो देखिए ये तो आपको दिख ही रहा है, डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी। मैं आपको कुछ और स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि और क्या क्या मेन रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। चलिए, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफाई कर देता हूँ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला है ह्यूज पॉपुलेशन। सबसे पहला जो कारण है दैट इज ह्यूज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है। दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्किल। जो स्किल चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, जो स्किल नौकरी के लिए चाहिए होती है वो बहुत कम है। तीसरा है लैक ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। भारत में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल स्किल चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। चौथी प्रॉब्लम है ह्यूज करप्शन। सरकार बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करती है लेकिन उसका पैसा जो होता है वो एक्चुअल पॉलिसी में जाता नहीं है। और इवन फेवरिज्म का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में फेवरिज्म या अप्रोच की भी बहुत दिक्कत है। अरे वो मेरा चाचा का लड़का है जो है, उसकी नौकरी लगवा दीजिएगा, विधायक जी ने फोन कर दिया, ठीक है। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम। फिर हमारे यहाँ पे सरकार जो बजट है, बजट एलोकेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट पे करती है वो काफी कम है, इज वेरी लेस, वो काफी कम है जो बजट एलोकेशन सरकार के द्वारा किया जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट डिपेंड लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, भारत में इंडस्ट्रीज की काफ़ी कमी है। और चौथा प्रॉब्लम इज माइग्रेशन, गांवों से शहरों में लोग माइग्रेट करते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला ह्यूज पॉपुलेशन, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है लैक ऑफ स्किल, हमारे यहाँ पे लोगों में इतनी स्किल नहीं है, इतनी एडवांस्ड ट्रेनिंग उनकी नहीं हो रखी होती है। तीसरा, हमारे यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी कम है। करप्शन की समस्या बहुत ज़्यादा है, फेवरिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बजट एलोकेशन काफ़ी कम है, और लैक ऑफ इंडस्ट्रीज आर द मेन रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। तो देखिए, अगर जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा क्राइम लेवल इंक्रीज होगा, लोग चोरी चकारी करेंगे, लोग डकैतियाँ करेंगे, लोग गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली को सस्टेन करना है। दूसरा प्रॉब्लम है कि भारत की कॉम्पिटिटिवनेस, जो एक प्रतिस्पर्धा वाली जो एक इमेज है, जो एक आपके अंदर एक फाइट देने वाली एक इमेज होती है वर्ल्ड लेवल पर, वो कम होती है। इससे सोशल अनरेस्ट, इससे प्रोटेस्ट बहुत होता है। बच्चे जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही होती है, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, टॉर्च कर देते हैं गवर्नमेंट व्हीकल्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया जाता है, लोग नारे लगाते हैं, लोग रैलियां निकालते हैं। तो दिस लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज वेल। उसके अलावा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कमाएगा क्या, कहाँ कहाँ क्या खाएगा, किस जगह पर रहेगा, तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पुअर हो जाता है। देन इससे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब सरकार के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि सरकार को फिर सब्सिडीज देनी पड़ती है, सरकार को अलग अलग तरह से प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को कम किया जा सके। सो दीज आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम आपसे बात करें कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी चेंज करनी है, नौकरी इसलिए चेंज करनी है क्योंकि हो सकता है उसको ज़्यादा अच्छा पैसा जगह दूसरी जगह पे मिल रहा हो, या ज़्यादा अच्छा वर्क कल्चर उसको मिल रहा हो, या जो उसने डिग्री ले रखी है उसी हिसाब से उसको काम मिल रहा हो, तो उस केस में जितने समय तक वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, ये एक्स कंपनी में काम कर रहा है और वाई कंपनी में ये अप्लाई करता है। वाई कंपनी इसको कहती है कि ठीक है, हम 2 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग दे देंगे हम। तो एक राहुल क्योंकि वाई कंपनी में इसलिए जा रहा है, तो वाई कंपनी उसको ज़्यादा पे कर रही है। दूसरा, राहुल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन एक्स कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम इतना उसको मिल नहीं रहा, और मिल भी रहा है तो उसकी एबिलिटी के से काफ़ी कम मिल रहा है। और वाई कंपनी में उसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल रही है। तो राहुल ने अपनी एक्स कंपनी से में रेजिग्नेशन डाल दिया, पेपर डाल दिए, और 2 महीने तक वो वाई कंपनी की नौकरी का वेट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक और रीजन भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक्स कंपनी ने राहुल को फायर कर दिया, एक्स कंपनी ने राहुल को फायर कर दिया और राहुल जो है वाई कंपनी में अप्लाई कर रहा है, और जितने टाइम तक उसको नौकरी नहीं मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब किसी व्यक्ति इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है उस काम को करने की। जैसे मान लीजिए आज कोई कंपनी है, ठीक है, वो ये बोलती है कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। अब मान लीजिए ये दोनों जो बच्चे हैं आर और एम, ये दोनों ग्रेजुएट नहीं है, सिर्फ 12th पास है, तो अब इनके पास स्किल ही नहीं है, तो ये कैसे इनको नौकरी मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, देखिए ग्रोथ की साइकिल जो होती है वो इस तरह से चलती है, जैसे एक टाइम आएगा बूम का, उसके बाद में थोड़ी ग्रोथ डिप करेगी, फिर आपका आ जाएगा लॉस का टाइम, मतलब जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से डिप्रेस्ड होगी, फिर वापस से आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करेगी। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब इकोनॉमी बूम पे है तब तो काफ़ी लोगों को नौकरियां मिल गई, जैसे ही इकोनॉमी में डिप्रेशन आया या इकोनॉमी मान लीजिए डिप कर रही है तो लोगों की नौकरियां जा रही है, जैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी कोविड आया, अब कोविड की वजह से काफ़ी सारे लॉकडाउन लग गया, काफ़ी सारी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज बंद हो गई,
अब उस वजह से क्या है, ये डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, इससे लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन जब सरकार ने नए नए स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया, तो लोगों को वापस उम्मीद बनी, वापस से कंट्री में ग्रोथ दिख रही है और लोगों को वापस से नौकरी मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई व्यक्ति जो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन तक, कोई व्यक्ति जो पर्टिकुलर सीजन तक ही एम्प्लॉयड रहे, जैसे ही वो सीजन ओवर हो जाए वो वापस अनएम्प्लॉयड हो जाए। जैसे आपने देखा होगा रक्षाबंधन आता है तो काफी सारे जो ये स्मॉल यूनिट्स हैं ये राखी बनाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन हो जाता है पूरा, तो लोगों को फिर वो लोग वापस अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। या आपने देखा होगा कई बार ये जो शादियों में बैंड बाजे वाले होते हैं, पर्टिकुलर सीजन इनका जब शादियों को होता है तो काफी सही चल रहा होता है, लेकिन जब पर्टिकुलरली मोस्ट प्रोबेबली शायद जून जुलाई से लेके और नवंबर तक दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, तो दिस इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जब इकोनॉमी में कुछ चेंज हो रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से व्यक्ति की नौकरी चले गई, तो उसे हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मतलब अगर जैसे वो बेसिकली because of the changes in the economy, that person is not able to get the job, that is called as vulnerable employment। तो vulnerable employment कुछ भी हो सकता है कि वहाँ पे डिसेंट वर्किंग कंडीशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे डिसेंट वर्किंग कंडीशन नहीं हो सकती, या मान लीजिए वहाँ पर एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं है, या विमेंस के लिए वहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसको हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। या वहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, 12 17 17 घंटे काम करवा रहे हैं, 7 दिन काम करवा रहे हैं, दिस इज वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ ही चुके होंगे। मान लीजिए पहले जब व्यक्ति तो जब पेपर पेन पे काम कर रहा है, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। पहले हर चीज़ें फाइलों पे हो रही थी, अब एक्सेल आ गया है, अब और चीज़ें आ रही हैं, इसके वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे मान लो पहले एक ज़माना था जब लोग पोस्ट कार्ड पोस्ट करते थे तो लोगों को नौकरियां खूब मिलती थी पोस्ट ऑफिस में। अब जब हर चीज़ मेल पे हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी पे आ गई हैं, तो ऐसे लोगों की फिर नौकरियां चले जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन ऑक्यूपेशन, सेकंड नंबर पे टर्शरी सेक्टर और थर्ड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर। वहीं जीडीपी शेयर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, देन सेकेंडरी सेक्टर और देन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 15% है, और इन टर्म्स ऑफ आपका जो सेक्टर शेयर है उसमें सेकंड नंबर पे है। तो अब आप ये देखो कि भारत की जीडीपी में सिर्फ 15% हिस्सा है सेकेंडरी सेक्टर का। तो अगर भारत की पॉपुलेशन की कंपैरिजन देखा जाए तो 15% सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में, और यही कारण है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप ये खैर इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था एक बार। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से रह पा रहा है रादर देन अगर वो जॉब करता। तो अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये टॉम नाम का एक बंदा है, इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसके 4 बच्चे हैं। अब यूएस की सरकार ने टॉम को क्या कर रखा है, टॉम को इन्होंने अलाउंसेस देते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को पाल रहा है। अब एक एग्जाम्पल से आपको मैं और समझा देता हूँ। सपोज करो ये है रजत। रजत जो है ये मान लीजिए ग्रेजुएट है। अगर ये कहीं पर भी नौकरी करेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसके पिताजी इसके लिए एक मकान छोड़ के गए दिल्ली में राजेंद्र नगर में, और इसने उसको रेंट पे दे दिया, और उस रेंट से ये साल का या महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो अब रजत को पता है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे, और यहाँ मुझे रेंट की इनकम से 1 लाख मिल रहा है। तो रादर देन कि वो नौकरी करे, वो आराम से रेंट से इनकम उठाएगा और फर्दर इन्वेस्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, जहाँ पे ना कुछ करने से आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है रादर देन आप कुछ और करके बेनिफिट्स उठाते। अब एक चीज और है, पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ये होता क्या है। इस पे डेटा वाइज कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने स्टार्ट किया कि हमें ये सर्वे करना है कि कितने लोग एम्प्लॉयड और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो इन्होंने ये देखा कि 2020 भारत में
अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कोविड के समय से में काफ़ी ज़्यादा राइज कर गई, अराउंड 23.48% राइज कर गई। और इसी के लिए इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ने 4 की पिलर्स बताए कि जिसको अडॉप्ट कर कर आप अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ भारत में नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में था। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गई थी। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स ने कुछ सेट गाइडलाइंस दी, और उन सेट गाइडलाइंस पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है, वी आर गिविंग यू 4 पिलर्स टू वर्क फॉर। सबसे पहले इन्होंने कहा पिलर 1, स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। आप अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करिए मतलब सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। सरकार एक्सपेंशन करे, सरकार एक्सपेंडिचर करे। जब सरकार एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा अकोमोडेट करे, मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको थोड़ा सा सरकार कम रखे, ताकि लोन लेने में आसानी रहे, लोग लोन ले सकें और फर्दर एक्सपेंशन इकोनॉमी के अंदर हो। दूसरा इन्होंने कहा कि हमें सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, समाज के विभिन्न तबकों के जितने भी तरह के जो लोग हैं उन सबके लिए सोशल प्रोटेक्शन करना होगा, फॉर इंश्योरेंस, फॉर प्रोवाइडिंग देम अ काइंड ऑफ अ रेगुलर सॉर्ट ऑफ इनकम। उसके अलावा हमें एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा नहीं हो कि बेचारे लोग जो हैं वो नौकरियों के लिए दर बदर भटक रहे हों। उसके अलावा टैक्स रिलीफ भी हम दे सकते हैं, टैक्स रेट से कुछ कम कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। सो दिस इज पिलर 2। पिलर 3 इन्होंने बोला प्रोटेक्ट वर्कर्स इन वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, हेल्थ सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाए, उन्हें पेड लीव दी जाए, उन्हें और भी बेनिफिट्स दिए जाएं जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और खुद को सस्टेन कर पाए इस डिफिकल्ट टाइम। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल डायलॉग सॉल्यूशंस होने चाहिए, लोग आपस में बात करने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ठीक है। सरकार को भी एम्प्लॉयर्स को टैक्स रिलीफ देना चाहिए, सो दैट सोशल डायलॉग विल हेल्प आउट कि जो इस बड़े संकट से हम बाहर निकल पाए। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ वैसे, कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रेगुलेटेड नहीं हो, जहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग ना हो, जहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट ना हो, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक इनकम ना हो, जहाँ पे ओवर टाइम करने पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिलते हो, जहाँ पे कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक तो इकोनॉमी की बैकबोन है। इकोनॉमी की बैकबोन ये है कि आज भारत में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उन्हें भी अपना घर चलाना है, उन्हें भी अपनी फैमिली को सस्टेन करना है। ऐसे लोगों के लिए इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर भारत में किसानों के पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। उनके लिए तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, अर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी प्रोवाइड करता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है कि ये जो गुड्स बनाते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल काम आते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो शुगर केन क्रश करने का काम करता है, ठीक है, गन्ने काटने का काम करता है। अब उन गन्ने काट के वो किसी इंडस्ट्री को देता है, जहां से वो उसके उसके वो जूसेस बनाते हैं या पैक्ड कैंस बनाते हैं। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को भी सेटअप करता है। सो दैट्स वाई द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंस इज ह्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इनकी भी कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपको खैर पता ही होंगी। लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट रिटर्न, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ लोन लेकर अपना कुछ स्टार्ट भी करना चाहें, तो ये इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, जिसकी वजह से लगातार इनके ऊपर बाहर चढ़ता जाता है। फूड इनसिक्योरिटी बहुत है। सो दीज आर द इश्यूज दैट दे आर फेसिंग। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं स्किल डेवलपमेंट की। तो भारत में स्किल डेवलपमेंट इज द की टू सक्सेस। मैं कई बार अपने क्लासेस में बताता भी हूँ ये चीज़, कि आप फ्रीबीज मत दीजिए, आप लोगों को फ्रीबीज मत दीजिए, आप लोगों को लोन माफ़ी मत करिए। अगर आप ऐसे करते हो तो एक तो आप उनको क्रिपल्ड बनाते हो, ठीक है, दूसरी आप अपनी इकोनॉमी को तोड़ते हो, और तीसरा आप अपने बैंकिंग सेक्टर्स को कुपोषित कर देते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने यूथ को ट्रेन करोगे, आप जितना ज़्यादा अपने यूथ के लिए सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, जितनी उनके अंदर कॉम्पिटेंस बढ़ाएंगे, उनकी एबिलिटी एनहांस करेंगे, उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज करेंगे, उतना ही वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट इंडिया में खुद भी कर सकते हैं। और दूसरा, जो विदेशी कंपनियां भारत आती हैं, या जो भारत की कंपनियां जो चाहती हैं कि अच्छे से इनको नौकरी मिल जाए,
उनके लिए और आसानी हो जाती है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट स्किल डेवलपमेंट शुड बी होल्ड इन अ गुड टैंडम. तो इसमें जो की फाइंडिंग हुई थी 2020 की रिपोर्ट में, उसमें ये कहा कि भारत में एम्प्लॉयमेंट में फीमेल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. दैट्स अ वेरी गुड साइन. लेकिन इसके साथ साथ में इन्होंने ये बात भी कही कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये गिग वर्कर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल. गिग वर्कर्स मतलब जो फ्रीलांसिंग की तरह काम करते हैं, जो किसी परमानेंट जगह पे नहीं है, अपनी सर्विसेज अलग अलग जगहों पे देते हैं, उनका शेयर भी इकोनॉमी में बढ़ा है. उसके अलावा अगर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर 5 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पे. वो है डोमेन नॉलेज, कि आपका नॉलेज बेस कितना है उस पर्टिकुलर सेक्टर का, आप अडेप्ट कितनी जल्दी हो जाते हो एनवायरनमेंट में. तीसरा, आपकी लर्निंग एबिलिटी, मतलब आप कितना सीखना चाहते हो, इस पे डिपेंड करता है. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल. अगर इन 5 चीज़ों को आप अच्छे से स्पेसिफाई करते हो, अच्छे से अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हो, तो एम्प्लॉयर्स आपको नौकरी देने के लिए बिल्कुल तैयार है. ठीक है. लेकिन भारत में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं. पहली प्रॉब्लम तो है कि काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, काफ़ी सारे पेपर वर्क्स हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है. दूसरा, फॉर्मल एजुकेशन के साथ इसका इंटीग्रेशन नहीं है. भारत में आज भी जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है. स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन जरूरी है. एक्सपीरियंसेस इन द लेबोरेटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भारत में है नहीं. फिर वेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, काम को लेकर, एरिया को लेकर, रीजन को लेकर. तो दीज आर द मेजर इश्यूज विद स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया. अब सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्टेप्स लिए हैं. जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार ने 1980 में सेटअप किया था, ताकि ग्रामीण लोगों को नौकरियां मिल सके. फिर ट्राइबल यूथ के लिए भी सरकार ने काम किया था. इसी के साथ सरकार ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया, वो किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में. सरकार ने कहा कि भाई इंडियन यूथ जो है, इनको जितनी ज़्यादा हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उतना ही बेहतर इनका लाइवलीहुड होगा, उतनी ही बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये दूसरों को प्रदान कर सकते हैं. फिर सरकार ने स्टार्टअप स्कीम शुरू करी, ताकि जो देश में छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो लोग मतलब जिनके पास फाइनेंशियली इतना पैसा नहीं है लेकिन आइडियाज अच्छे हैं, सरकार स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट करेगी. वो सरकार को अपने आइडियाज शेयर करेंगे, और सरकार को लगता है कि वो आइडिया बहुत अच्छा है, उससे एम्प्लॉयमेंट मास लेवल पे जनरेट हो सकता है, तो सरकार उनको फंडिंग करेगी. और इस तरह से स्टार्टअप इंडिया स्कीम सरकार ने स्टार्ट करी. फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च हुई. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई SC ST बोरोवर्स जो हैं, वुमेन्स जो हैं, इनको प्रेफरेंस दी जाए और लोन दिया जाए 10 लाख से 1 करोड़ का, ताकि ये अपना खुद का वेंचर सेटअप कर सके, SC ST कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो सके, और विमेन ऑन्टरप्रीनियोर्स भी कंट्री में अच्छे से अच्छे लेवल पे डेवलप हो पाए. सो दिस इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम. फिर उसके अलावा सरकार ने, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प स्कीम ज्वाइन करी कि स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाएंगी. जो इंडस्ट्रीज में स्किल रिक्वायरमेंट है, वो स्किल ट्रेनिंग डेवलप करी जाए. स्ट्राइव में सरकार ने कहा कि हमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करने पड़ेंगे, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाए, इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस जनरेट कर पाए, इंडस्ट्रियल डायरेक्शंस दे पाए. दीज ऑल आर द स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था. उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 1 बिलियन लोगों को, विश्व के 1 बिलियन लोगों को बेहतर एजुकेशन दी जाए, स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाए, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए 2030 तक. भारत ने इस मिशन को ज्वाइन कर लिया है. देन स्वदेश स्कीम क्या था कि वंदे भारत मिशन से जो भारतीय बाहर नौकरी करते थे, जब वो भारत आए बिकॉज ऑफ कोविड, तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाए, क्योंकि वो लोग स्किल बेस्ड है, एक्सपीरियंसड हैं, तो उनके लिए और नौकरियां प्रोड्यूस करी जाएं. जो भारत में इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज जो भारत में काम कर रही हैं, उन स्किल्ड वर्कर्स को वहां पर नौकरी दी जाए. उनके लिए इनोवेशन कैंप स्टार्ट किए जाएं, ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में स्टार्ट किए जाए, उन्हें सर्टिफाइड किया जाए, और उस सर्टिफिकेट को देखकर दे कैन गेट मोर जॉब्स थ्रू इन द फॉरेन कंपनीज एज वेल एज इन इंडियन कंपनीज. इसी में सरकार ने संकल्प प्रोग्राम स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि इसमें सबसे पहले ये चीज़ करी गई कि भाई आपको डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उस समय कोविड में सब कुछ बंद था. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप जितना ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करो, उतना बेहतर है. 3 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी इसमें दिया जाएगा. जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके अलावा 500 रुपीज़ भी दिए जाएंगे. और ये ग्राम पंचायत लेवल से ही इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि रूरल यूथ वो है जो सबसे ज्यादा सफर करता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
तो उनके बेहतरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको प्रायर लर्निंग की रिकॉग्निशन दी जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण जो यूथ है बिटवीन 15 टू 35 ईयर्स, और SC ST विमेन ट्राइबल ग्रुप्स PWD जो है, उनके लिए 45 ईयर्स तक उनको उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। सरकार ने इसके लिए अलग से 15% फंड जो है नेशनल लेवल पे सेटअप कर रखा है, ताकि इन जो ग्रामीण यूथ है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट दे कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और जो माइग्रेशन होता है गांव से अर्बन एरियाज में, उसको हम रोक पाए, वो व्यक्ति अपने गांव में ही रहे, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। देन 2018 में एक सोलर चरखा मिशन भी लॉन्च किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि भाई सोलर पैनल्स लगाए जाएं गाँव में भी, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी, स्कूल्स में, और जितनी ज़्यादा ये लगेंगे उतने ज़्यादा ही वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो ये लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ रिपेयरेंस करना है, उसका काम भी गाँव के लोग ही करेंगे। मनरेगा के थ्रू इसको लिंक कर दिया गया था। इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। एक तो ग्रीन इकोनॉमी बनेगी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, चौथी चीज गांव में जो बिजली की समस्या है उससे काफी हद तक निजात मिल पाएगी। मनरेगा तो खैर आप सब जानते ही हैं, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, 1/3 इसमें वुमेन है। अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, एडल्ट मेंबर को इसमें नौकरी मिलती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। सो ये हमारा चैप्टर था अनएम्प्लॉयमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जब हमारी करंट अफेयर्स की हम कुछ क्लासेस लेंगे तो रिसेंट की जो कुछ स्कीम्स हुई हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसको भी हम लोग इसमें जरूर कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।